हेलो बच्चों, वेलकम टू IMET फाउंडेशन। मैं अविनाश श्रीवास्तव आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके फिजिक्स का। जैसे कि बच्चों हम लोग ने प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाया था वो अल्टरनेटिव करंट पे हमारा चल रहा था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे थे। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए जो उसके आगे के टॉपिक बच्चों हम लोग उसको यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। बाकी आप CBSE के डेट शीट आ चुकी है तो आप लोग तैयारी में एकदम लग जाइए, मन से एकदम, है ना, और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है वो है AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, है ना। मतलब कि हमें यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो प्रीवियस टॉपिक हमने इंडक्टर रजिस्टर को देखा था, अब हमें क्या करना है, एक AC सर्किट लेना है जिसके अंदर कैपेसिटर लगा होगा। तो उसके लिए हम लोग वोल्टेज एंड ऑल, हाँ, करंट के लिए हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके रिलेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखी ये सारी चीज देखिए, यहाँ वोल्टेज V इक्वल टू, यहाँ देखिए आप बहुत जगह इसको E इक्वल टू E नॉट में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ V नॉट भी हो सकता है, तो ऐसे लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए वोल्टेज का ये इक्वेशन है, करंट का ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए करंट जो है वो लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कितना, वोल्टेज से π/2। अब ये सारी चीजें कैसे हो रही है वो आइए बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आइए आगे, ठीक। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एक क्या करना है, हमें करना है कि पहले हमें यहाँ पे एक बनाना होगा सर्किट, ठीक है। मैं यही बनाता हूँ अभी फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे, तो ये हमने इसमें लगाया कैपेसिटर, और इस सर्किट को हमने इनपुट सोर्स दिया AC का, ठीक है। थोड़ा इक्वल नहीं बन रहा, सॉरी, इसको मैं भी थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है, हमें एक सर्किट लेना है, ठीक है। हमें एक सर्किट लेना है जिसके अंदर एक कैपेसिटर ऐड करना है, ठीक। देखिए और इसको क्या करना है बच्चों, AC सोर्स देना है, ठीक है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक। अब देखिए हमें पता है कि जो हमारा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से वोल्टेज, हमें एक वोल्टेज का फार्मूला लिखना होता है ना। तो यहाँ देखिए V इक्वल टू VM है, तो ये हमारा पीक वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज इंस्टेंट इंस्टेंट इसका वैल्यू है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए देखिए इसको हम लोग इसी तरह लिखते हैं, चलिए। तो हम यहाँ लिखते हैं जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा V इक्वल टू VM, ठीक है। क्या हो रहा है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बच्चों देखिए हमने क्या किया, ये हमने वोल्टेज का इक्वेशन ले लिया, ठीक। और यहाँ पे हमको करंट का इक्वेशन फाइंड करना है, फिर देखना है कि करंट और वोल्टेज आपस में कैसे रिलेशन, उनका फेज क्या है, वो किस तरह से, कौन सा लैग कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, हमें पता है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है। और कैपेसिटर देखिए बच्चों, आपके जहां पे भी हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, हाँ, मतलब मेगावाट में, या बहुत सारी एनर्जी जहां पे चाहिए, वहां हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फोन का फ्लैश, जैसे हमने पिछले बहुत पहले हमने इसको पढ़ा रखा है, तो वहां पे हम देखते थे फोन हमारे फ्लैश जो होता है उसके साथ भी कैपेसिटर अटैच होता है, क्योंकि फ्लैश को जलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो उसको बैटरी से लेगा तो बैटरी बहुत डिस्चार्ज होगा, इस पर लोड पड़ेगा, तो इसके लिए कैपेसिटर जोड़ा जाता है, जो क्या होता है, फुली चार्ज रहता है, वो अपने एनर्जी को देता है ताकि उसकी एनर्जी मिलके वो ज्यादा एनर्जी पा सके और फ्लैश कर सके। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को, है ना, तो कैपेसिटर जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को एक स्मूथ पाथ प्रोवाइड करता है, जबकि DC कंपोनेंट को जो करता है ये ब्लॉक करता है ना। कैसे ब्लॉक करता है, सारी चीजें आज हम लोग बच्चों यहाँ पे देखेंगे। फिर से ध्यान देना, जो कैपेसिटर इज अ स्टोरेज, ठीक है, कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर द, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कैपेसिटर प्रोवाइड द स्मूथ पाथ फॉर AC कंपोनेंट एंड ब्लॉक द DC कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस का फार्मूला में पता है, we know that the capacitance of a capacitor C is equal to Q by V, ठीक है बच्चों। तो यहाँ Q is equal to क्या हो जाएगा, C into V हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हमको देखिए करंट का फार्मूला निकालना है, तो we know that the करंट क्या होता है, I is equal to dQ upon dt। इतनी चीजें बच्चों को समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला ले लिया, C is equal to Q by V, मतलब चार्ज कितना उसमें स्टोर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Q इक्वल टू CV, यहाँ से अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या था, I इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, dQ अपॉन dt में Q की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इस V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास चीजें निकल के आएंगी, ठीक है।
तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको एक नया पेज ले लेते हैं हम इस पे, ठीक है। तो देखिए, चलिए हमने जो यहाँ पे बच्चों देखिए जो वोल्टेज के लिए हमने इक्वेशन लिया था वो लिया था V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करंट के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस के फार्मूले को यूज किया, C इक्वल टू क्यू बाई वी। हमने यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। हमने यहाँ से क्या की, Q की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। Q की वैल्यू फाइंड किया तो C इंटू क्या हो गया, B हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dQ अपॉन dt होता है, क्लियर है। अब हम यहाँ क्या करें, Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा C और V है इसकी वैल्यू, और यहाँ हम लगा देंगे d अपॉन dt बच्चों, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे तो हमारे इस कैपेसिटेंस से इसको बाहर कर देंगे dQ, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dV अपॉन dt, dV अपॉन dt, क्लियर बात। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे V की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली V क्या हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है एट एनी इंस्टेंट, Vm क्या हमारा पीक वोल्टेज है, ठीक है, और ये हमारा फेज है इसका। तो हम यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो d अपॉन dt इन ब्रैकेट Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसलिए इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, साइन ओमेगा टी, क्योंकि V की वैल्यू क्या पे यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ C d अपॉन dt, सॉरी डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको हम लोग तो क्या होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमारा जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ओमेगा Vm, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। मैथ वाले बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं और बायो वालों को याद रखना होगा। ये देखिए यहाँ जो t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके t के साथ जो यहाँ मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दे तो हमारा करंट की क्या वैल्यू आ गई, ठीक है, C ओमेगा Vm कॉस ओमेगा टी। अब देखिए अब यहाँ करंट की जो हमें इक्वेशन मिल रही है और यहाँ जो हमने वोल्टेज का इक्वेशन मिला है, दोनों में देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। अब हमको क्या करना होगा बच्चों, इसको को साइन में चेंज करना होगा। तो हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, C ओमेगा, ठीक है, Vm, इसको हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है। अब देखिए साइन 90 मतलब यहाँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब ओमेगा टी, ठीक है। इस इक्वेशन को और अच्छे से हम लोग को लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए I इज इक्वल टू, ठीक है, C ओमेगा Vm, ठीक, इसको हम लिख दिए साइन, अब प्लस पॉजिटिव है तो आप ओमेगा टी को आगे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस पाई बाई 2, क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रहा है हमको इस तरह से मिल रहा है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि जहां वोल्टेज में भी हमारा साइन है और यहाँ करंट में भी साइन है, और वोल्टेज का जो फेज है वो ओमेगा टी है, बट यहाँ पे फेज क्या है, प्लस पाई बाई 2, मतलब कैपेसिटर में करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब ओमेगा टी से प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए I बाई Vm इक्वल टू C ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे अब हमको पता है कि V बाई आई क्या होता है, ये रेजिस्टेंस इक्वल होता है, मतलब एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसको यहाँ लिख देंगे ओमेगा इंटू सी, क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये XC इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो XC हमारा क्या है, ये होता है, ठीक है, यहाँ पे जो X इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक। तो ये हमारा देखिए किसके जगह आ रहा है, यहाँ जो रजिस्ट कर रहा है जो रेजिस्टेंस की जगह आ रहा है, ठीक है। तो आप हमको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे जो हमारा ये होता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए 2 पाई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, 1 बाई टी को न्यू लिख सकते हैं,
इंटू सी। अगर हम बात करें डीसी वोल्टेज के लिए फॉर डीसी, तो हमें पता है कि फॉर डीसी हमारा क्या कांस्टेंट करंट होता है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जब यहाँ जीरो रखें तो 1/0 का, तो एक्ससी जो आएगा बच्चों वो इन्फिनेटिव आएगा, मतलब ये क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, रजिस्ट कर देगा, उसको एकदम पास होने नहीं देगा। इसलिए बोला जाता है बच्चों कि जो कैपेसिटर है वो एसी कंपोनेंट को स्मूथ पाथ प्रोवाइड करता है, जबकि डीसी को क्या करता है बच्चों, ब्लॉक करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, हमको इसका फेज देखना है बच्चों। ठीक है, करंट जो कर रहा है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है हमारा ठीक है लैग कर रहा है, क्योंकि देखिए यहां से देखना है आपको वोल्टेज ओमेगा टी और इससे ओमेगा टी प्लस 5/2 ये ज्यादा है इसका फेज, तो मतलब ये आगे है और ये पीछे है। ठीक है, ये लीड कर रहा है वो लैग कर रहा है बच्चों। तो अब हमको इसका देखिए फेज का डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद हमको सब फेजर डायग्राम बनाना होगा, तो इसको भी देखते हैं बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो ये थी, ठीक है, और जो हमारे पास देखिए जो करंट की वैल्यू हमारे पास आई थी, ठीक है, हम इस वाले को भी लिख सकते हैं, और इसको देखिए यहां पे इस पूरे को हम लोग आई नॉट के बराबर भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमको क्या करना है बच्चों, देखिए यहां पे जो, ठीक है, अब देखिए यहां पे ओमेगा टी था और हमारा करंट में क्या वैल्यू था बच्चों, यहां पे जो करंट की वैल्यू थी हमारी वो थी ओमेगा सी वी एम, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो देखिए इसके लिए अब देखिए यहाँ पे वो क्या देखना है बच्चों, ये देखना है यहाँ ओमेगा टी और ये ओमेगा टी प्लस π/2 करंट मतलब आपको लीड कर रहा है। तो अगर हम इसका फेज को देखें बच्चों, ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ क्या करते हैं, वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ हमारा जीरो होता है, अगर वोल्टेज हमारे यहाँ चलना शुरू किया, ठीक है, वोल्टेज को ड्रॉ कर लीजिए पहले, ये हमारा वोल्टेज के लिए। और अगर करंट को ड्रॉ करना हो, जैसे देखिए जीरो हो गया, दिस इज π/2, ठीक है, दिस इज हमारा, ठीक, ये पूरा पाई हो गया, ठीक, ऐसे करके हमारा चलता रहता है। अब इधर देखिए, इधर हम क्या ले लेंगे यहाँ पे माइनस π/2, तो इसको हम लोग, ठीक है, इस तरह से करंट के लिए वैल्यू लिख देंगे, मतलब इस तरह से बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे इसका जो फेज आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फेज को दिखा रहा है कि मतलब जो करंट है वो लीड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो π/2 90 डिग्री से आगे है, तो इस तरह से करंट का बनेगा इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें फेजर डायग्राम की बच्चों, तो यहाँ पे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हमें पता है कि फेजर डायग्राम बच्चों क्या करते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं लाइन, यहाँ जीरो होता है और हम जिस भी यहाँ पे जिस भी वेक्टर, मतलब ये क्या है, कुछ वेक्टर डायग्राम है, और जो भी हम लोग करते हैं इसको वेक्टर जैसा ही करते हैं, और जो हमारा वेक्टर यहाँ पे जो एरो होता है उसको हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। जैसे हमारा क्या दिखा रहा है, ये वोल्टेज को दिखा रहा है, ठीक है, पीक वोल्टेज को दिखा रहा है। अब देखिए ये जो वोल्टेज का फेज था वो कितना था, ओमेगा टी था। ठीक है, वोल्टेज का जो फेज था बच्चों ओमेगा टी था। अब देखिए करंट क्या कर रहा है, ओमेगा टी से, ठीक है, π/2 ज्यादा लीड कर रहा है, तो जो करंट जो होगा हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक, ये हमारा मैक्सिमम करंट है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, तो हमारा ये कितना हो गया टोटल, मतलब इस वाले से 90 डिग्री एबव। तो इस तरह से उसका फेजर डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे आप इसको, इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, V = Vm, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट वाले इक्वेशन को लिख देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा फेजर डायग्राम और आपको फेज के लिए इससे डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। देखिए जो वोल्टेज का हमने ये इक्वेशन लेके चले बच्चों, और इस तरह से हमारे पास वोल्टेज करंट के लिए इक्वेशन रहा था, जो लीड कर रहा था, हमने कैसे देखा लीड कर रहा था। और हमने इसके बाद देखिए यहाँ पे ये फार्मूला एक पढ़ा, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस का 1/ωc, ठीक, और उसके बाद करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो ये हमारा देखिए, ठीक, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, V/XC, XC क्या है, ठीक, यही है, ठीक, ये हमारा हो गया। जैसे V = IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज उसी तरह है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीरीज RLC सर्किट, है ना। अभी तक हमने बच्चों देखिए, हमने अभी तक सारे सर्किट में अलग अलग ये कंपोनेंट इंडिविजुअल लिया था, और हमको क्या करना है, अब कंबाइन करना है। बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आप ये फार्मूला पे आप देख सकते होंगे, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग XC ग्रुप, ठीक है, ये फार्मूला आप देख चुके होंगे। जैसे यहाँ Vm कितना हो गया, I × XC, ठीक, इस तरह से भी हम वहां पे करेंगे सेटअप। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, अब एक ऐसा एसी सर्किट लेना है जिसमें ये तीनों होंगे,
ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों वहां पे लगे होंगे। फिर हमको उसके लिए सारे फॉर्मूले को राइट करना है, ठीक बच्चों। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए हमारा ये जो आरएलसी का जो इम्पिडेंस होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, ठीक है, करंट एम्पलीट्यूड जेड, जेड का ये टोटल वैल्यू है, वी हमारा वी इक्वल टू आई आर, उस तरह से देखिए। तो पहले हमको क्या करना है बच्चों, सर्किट बनाना है। आइए सर्किट बनाते हैं। तो पहले देखिए इसमें आर है, तो पहले आप क्या करिए, रेजिस्टेंस बना दीजिए सर्किट में। फिर देखिए क्या है, हमारा इंडक्टर है, तो आप एक इंडक्टर बना दीजिए। फिर हमारा देखिए क्या है, कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर बना दीजिए। फिर क्या कर दीजिए, ठीक है, फिर क्या करिए, यहां पे इसको एक सोर्स दे दीजिए, एसी सोर्स दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, रजिस्टर है, ये हमारा क्या है, इंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके रिजल्टेंट इंपेडेंस का फार्मूला फाइंड आउट करना है, वोल्टेज का फार्मूला फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए अब हमें पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कुछ हो अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। बट इन तीनों में देखिए सीरीज में है, तो करंट हमारा जो सेम होगा। तो यहाँ पे जो हमको इक्वेशन लेके चलना है वो करंट का लेके चलना है, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों हमारा आरएलसी सर्किट है, इसके लिए हमको अब देखिए अभी तक हमने जो अलग अलग जैसे पढ़े, ठीक है, जैसे देखिए हमने पढ़ा एक्ससी के बारे में पढ़ा, एक्सएल के बारे में पढ़ा, और एक आर हम तो जानते ही हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो V इक्वल टू देखिए आई नॉट, अगर हम लोग रजिस्टर के लिए लिख रहे हैं वी आर निकाल रहे हैं तो आई नॉट आर हो जाएगा। अगर हम लोग बच्चों देखिए VL की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा आई नॉट एक्सएल हो जाएगा। अगर बच्चों हम VC की बात कर रहे हैं तो आई नॉट एक्ससी हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, है ना। हमारा ये एक्ससी क्या है और एक्सएल क्या है हम देख चुके हैं, ठीक। तो अब देखिए बच्चों हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इंपेडेंस का फार्मूला लेना है। पहले देखिए अब हम यहाँ पे करना हमें है कि हमें इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आइए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो सर्किट थी बच्चों उसमें तीन कंपोनेंट लगे थे, ठीक है। पहला हमारा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ था, दूसरा इंडक्टर लगा हुआ था, तीसरा कैपेसिटर लगा हुआ था। तो अब देखिए हमें पता है कि हमको फेजर डायग्राम अगर बच्चों ड्रॉ करना है तो हमको क्या करना होगा, इस तरह से हमें एक्सिस ड्रॉ करना होगा, ठीक। अब देखिए हमको क्या है कि हम देखिए करंट को लेके चल रहे हैं, तो हमको करंट को उस एक्सिस पे दिखा देना है आई नॉट। क्लियर है बात। अब हमें पता है कि जो रजिस्टर होता है वो लीनियर, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू I होता है, लीनियरली बढ़ता है, तो यहाँ पे हमारा R भी हो जाएगा कहीं। क्लियर है बात। अब देखिए हमको रेजिस्टेंस का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमको क्या ड्रॉ करना है बच्चों, हमको ड्रॉ करना है कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये VR है, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए ड्रॉ करना है। तो हमें पता है कि देखिए जो इंडक्टर था, इंडक्टर आप अगर देखा जाए तो इंडक्टर के केस में जो करंट था उससे वोल्टेज लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था, ठीक है। वोल्टेज क्या कर रहा था बच्चों, लीड कर रहा था, ठीक है, और करंट लैग कर रहा था, ठीक। और हमारा, ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा वोल्टेज, अगर यहाँ पे हमारा इंडक्टर की बात करें तो हमारा ये वोल्टेज लीड करेगा और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। और सेम देखिए यहाँ पे हमारा क्या, कैपेसिटर में हमने देखा कि कैपेसिटर में हमारा जो होता है वोल्टेज हमारा लीड करता है, करंट लैग करता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पे चीजें बनेंगी। अब देखिए हमको करना क्या है बच्चों, हमको इन सबका रिजल्टेंट निकालना है। उस रिजल्टेंट को निकालने के बाद हमें करना क्या है, फिर ये जब चीजें आ जाएंगी तो हमको इंपेडेंस जो फार्मूले वो बन जाएंगे, ठीक। अब आइए बात करते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, पहले हम देख रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, VL एंड VC। अब देखिए अलग अलग केस में VL VC आपस में कोई ग्रेटर, कभी वो इक्वल भी हो सकता है रेजोनेंस के केस में, ठीक है। VL VC इक्वल हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है, वो कोई ग्रेटर है कोई कम हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि VL हमारा ज्यादा है, ठीक है। देखिए अगर हमारा, अगर सपोज दैट अगर VL इज ग्रेटर देन VC तो हमें क्या करना बच्चों, तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, VL के डायरेक्शन में होगा भाई, ठीक है। अब अगर कहीं ज्यादा अगर फोर्स का एग्जांपल ले लीजिए, अगर 10 न्यूटन फोर्स एक तरफ 5 न्यूटन फोर्स है तो आपका रिजल्टेंट फोर्स किधर पे होगा, 10 न्यूटन फोर्स। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे VL देखिए, अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो हमारा जो इसका रिजल्टेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, पहली चीज।
तो देखिए अब यहाँ पे मान लिया कि हमारा जो यहाँ पे एक आ रहा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, एक मिनट इसको मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा, इसको 0 दे देते हैं, ठीक। हमने इस पे क्या किया, करंट को सपोज कर लिया, तो हमारा जो वोल्टेज भी होगा एबीसी पे लिनियरली दोनों बढ़ते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया वीएल और यहाँ पे हमने ले लिया वीसी, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि वीएल और वीसी क्या करना है बच्चों में, अब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो हमने देखिए रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें से इसको देखिए दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। बट क्या है कि ये वाला, अब देखिए यहाँ क्या है कि जो रिजल्टेंट होगा ग्रेटर की तरफ होगा, क्योंकि हमने मान लिया कि वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, ठीक। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है वीएल माइनस वीसी, मतलब ये रिजल्टेंट इसका आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, हमें तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। देखिए तो हमने इस दो वेक्टर को रिजल्टेंट जब निकाला तो हमारे पास वीएल माइनस वीसी आया और हमारे पास यहाँ पे वी आर है। तो हमको क्या करना है, हमको इस वेक्टर को भी क्या करना है, देखिए एक वेक्टर हमारा वी आर है, एक वेक्टर हमारा वीएल माइनस वीसी है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों वेक्टर में आप लोग 11th वेक्टर पढ़े हुए हैं कि दो वेक्टर जब उनका टेल आपस में इस तरह से है और किसी एंगल से वो बने हुए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है इनका डायगोनल इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों। अब हमने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है, ठीक, यह इसका डायगोनल, यह रिजल्टेंट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया रिजल्टेंट, मान लीजिए इसको हम ठीक है वी से दिखा दिया, चलिए। तो अब देखिए हमको क्या करना है बच्चों, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे आइए इसको करते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमें करना क्या है बच्चों, कि ये हमारा आ गया रिजल्टेंट, ठीक। अब हमको देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये पूरा हमारा इस तरह से शेप बन रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए वी, है ना, अगर हम लोग वी निकालना है सीधे, तो हमें पता है कि दो वेक्टर का जो सम होता है इस तरह से, चाहे पैरेललोग्राम मेथड हो चाहे ट्रायंगल मेथड हो, तो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो मतलब देखिए यहाँ पे जो थीटा है, अब देखिए इस वेक्टर और इस वेक्टर भी जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो मतलब कि ए स्क्वायर जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का, ठीक है, तो हमारा होता है ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। बट यहाँ पे देखिए इस और इस वेक्टर के बीच बच्चों 90 डिग्री, तो cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म हमारा 0 जगह बचेगा, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, मतलब ए हमारा ये वेक्टर हो गया और हमारे ये वेक्टर हो गया, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का, ठीक है, होल स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज फॉर एलसीआर आरएलसी सर्किट, है ना। अब बच्चों देखिए v इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, v इक्वल टू आई आर, ठीक है, v इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, आई आर। देखिए अब हम लोग वी आर की जगह क्या बच्चों पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी आर स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे आई वी आर, सॉरी v इक्वल टू आई आर होता है, तो हम लोग लिख देंगे, देखिए v इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ लिखेंगे आई, ठीक है, इसको आई नॉट भी कर सकते हैं, आई इक्वल, ठीक है, आई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस बच्चों वीएल के लिए लिखेंगे आई, ठीक है, यहाँ इसको नॉट कर दीजिए, पीक करंट ले लीजिए आई, और इसका वीएल के लिए क्या है एक्सएल, ठीक है। फिर इस बार देखिए माइनस आई नॉट, यहाँ लिखेंगे एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए आई नॉट दोनों साइड है, आई नॉट कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारा इसका रिजल्टेंट इंपीडेंस आएगा, ये बच्चों रिजल्टेंट वोल्टेज था, तो जो हमारा इसका रिजल्टेंट इंपीडेंस आएगा बच्चों, तो हो जाएगा जेड इक्वल टू, ठीक है, इस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट इंपीडेंस है किसका, ठीक है, एलआरसी सर्किट का। तो देखिए फिर हम लोग पीछे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने ये इंपीडेंस का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब हमें पता है कि v इक्वल टू आई आर होता है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग फार्मूला इसको रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में, ठीक। तो अब देखिए फेज एंगल, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, तो हमारा देखिए यहाँ पे tan थीटा लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए तो जो tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया ये हमारा क्या है फाई है, ये एंगल क्या है फाई है। तो अगर हम tan थीटा लगाएं तो ठीक है, देखिए
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ये है हमारा, तो VL माइनस VC और बेस क्या हमारा VR। तो उस तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे बच्चों। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे tan फाई की, ठीक, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं VL माइनस VC अपॉन VR। अब सेम वही करना है, I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन I नॉट R। ठीक बच्चों, तो आई कैंसिल हो जाएगा हमारा कॉमन लेके, तो हमारा जो आ जाएगा एंगल बिटवीन वोल्टेज करंट क्या हो जाएगा बच्चों, XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए व्हेन फाई इज ग्रेटर देन 0 तो सर्किट हमारा इंडक्टिव होगा, मतलब करंट हमारा लैग करेगा। व्हेन फाई इज लेस देन 0 देन हमारा जो होगा ये करंट लीड करेगा। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो ये चीजें बच्चों देखिए, ये यहाँ पे ये जो टर्म बन रहे हैं बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप पूछते हैं बहुत बार, फार्मूला तो सीधे से पूछते हैं, बाकी आप सब ध्यान देते रहिए। ठीक, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए P इक्वल टू V इंटू आई होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो था वोल्टेज और करंट बीच cos फाई था, तो VI cos थीटा के अकॉर्डिंग इसको हम लोग पावर को फार्मूले को राइट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बस बात करते हैं बच्चों रिजोनेंस की, है ना। तो रिजोनेंस देखिए हमने अभी इंपेडेंस का फार्मूला निकाला, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो देखिए रिजोनेंस इलेक्ट्रिक यहाँ हमारा रिजोनेंस क्या होता है बच्चों, व्हेन जो हमारा XL और XC आपस में इक्वल हो जाए। तो बच्चों अगर XL और XC आपस में इक्वल हो जाएगा तो Z जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट में R स्क्वायर, मतलब वो R के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस का कंडीशन होता है बच्चों। ठीक है, XL इक्वल टू XC, तो हमारा Z जो R के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा जो इंपेडेंस होगा सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा देखिए बच्चों ओमेगा अपॉन 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट में LC होता है। ठीक है, तो हमारा ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, और हम लोग मैक्सिमम करंट के लिए बच्चों V इक्वल टू IR के हिसाब से फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू IR। तो देखिए बच्चों यहाँ पे करंट जब फाइंड आउट करें तो यहाँ पे जो इंपेडेंस केवल R ही बचा, रिजोनेंस के केस में यहाँ पे हम लोग R लिखे। अगर रिजोनेंस का केस नहीं होता तो हम लोग Z लिखते हैं, टोटल इंपेडेंस लिखते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए बच्चों ये जो टॉपिक था बच्चों हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट पार्ट होगा आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सारे हम लोग ने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, पावर और ये सारे RMS, VRMS IRMS, ये हम लोग ने इसको फाइंड आउट कर लिया था। तो आप लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये। ठीक, तो इस चीज को आप लोग पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप लोग बहुत जगह देखा होगा। ट्रांसफार्मर आप किसी भी अपने घर में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल चीज है जो कोई भी ऑपरेटर है तो उसमें देख सकते हैं। आपको बाहर देखिए ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर की बात करते हैं बच्चों, तो प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर का, वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं, एक कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसका जो फ्लक्स होगा दूसरे कॉइल से लिंक्ड होगा, तो उसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा, तो उस केस में हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और चेंजेस एसी वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स, प्राइमरी कॉइल। तो देखिए जैसे हमारा क्या होता है, पहले जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर का, हमारे पास आयरन के इसमें कोर होते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे लगे होंगे इस तरह से। देखिए 3D डायग्राम देखिए, तो एक ऊपर एक रखे होंगे। ठीक है, आयरन के, सॉफ्ट आयरन। और इधर देखिए अभी ये जैसे दिखा रहा हूं, इधर क्या होती है, इधर बाइंडिंग होती है। तो जो इधर की ओर बाइंडिंग होती है उसको हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं। इधर जो बाइंडिंग होती है वो उसको हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं, बाइंडिंग, है ना। बट यहाँ देखिए कि ये जो गैप है, इतना गैप नहीं होता। ये क्या होता है कि बीच में इस तरह से होता है, इसी पे दोनों वायर हमारे क्या होते हैं, वाइंड होते हैं। ठीक, तो जो फर्स्ट, तो हमारा प्राइमरी कॉइल क्या है, जिधर साइड हमारा इनपुट होगा उधर जो हमारे वाइंडिंग होगी, जो हमारे, ठीक है, यहाँ वायर की, वो हमारा प्राइमरी कॉइल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं एनपी। क्या लिखते हैं बच्चों, एनपी। देखिए ट्रांसफार्मर में आपको सारे कंपोनेंट जान रहे होंगे, उसके साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
एनपी। अब जब हमारा देखिए इधर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो इसको लिखेंगे बच्चों एनएस, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे एनएस, ठीक। तो सॉफ्ट आयरन कोर टू इनहेंस द मैग्नेटिक कपलिंग, तो सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जो मैग्नेटिक कपलिंग को इनहेंस करता है, बढ़ाता है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो बच्चों देखिए वहां पे जो हमारा जो जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट भी होना चाहिए। तो उस केस में बच्चों देखिए ये VS क्या है, ये वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल का और ये वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल का। तो VS इक्वल टू, ठीक है, NS अपॉन NP, एक ये रिलेशन होता है। और बच्चों एक ये हमारा रिलेशन था IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। हमें पता है कि NS क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक। अब हमें देखिए ट्रांसफार्मर बच्चों हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, देखिए एक हमारा ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप अप, स्टेप अप मतलब इनपुट से आउटपुट जा रहा है, तो स्टेप अप हो रहा है, तो मतलब इनपुट में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स होगा, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है, वो लेस देन होगा सेकेंडरी कॉइल से, क्योंकि स्टेप अप हो रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल देखिए अगर जो प्राइमरी कॉइल में जो जो नंबर ऑफ ये टर्न होगा, ये सेकेंडरी कॉइल से क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो NP इज लेस देन NS, ठीक है, स्टेप अप, सॉरी NS इज ग्रेटर देन NP, है ना, जो NS होगा वो NP से ज्यादा होगा। अब देखिए जब हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बच्चों बात करेंगे, स्टेप डाउन मतलब इनपुट की तरफ ज्यादा होगा टर्न और आउटपुट की तरफ कम होगा, डाउन होगा वहां पे, है ना। तो स्टेप डाउन जब हम बात करेंगे तो स्टेप डाउन के केस में बच्चों क्या होगा, देखिए जो स्टेप अप होता है मतलब वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, ये इंक्रीज होके आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, मतलब V आउटपुट, मतलब स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है और करंट हमारा क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होगा और करंट डिक्रीज होगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है बच्चों, करंट हमारा इंक्रीज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, जो हम कम होता है, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, ठीक। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल में टर्न होगा वो कम होगा और प्राइमरी कॉइल में जो टर्न होगा वो ज्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर था। अब देखिए बच्चों एप्लीकेशन इसका जो है यूज इन पावर ट्रांजिशन टू स्टेप अप वोल्टेज एंड मिनिमाइज पावर लॉस। देखिए जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है बच्चों वो क्या करता है, वो पावर लॉस को मिनिमाइज करता है, ठीक है, जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा क्या था, जिसमें हमारा क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल, ठीक। तो ये इसका एप्लीकेशन है बच्चों। अब देखिए जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, हमारे पास रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा है, एक्स इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। अब ये देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस है बच्चों, एक्स इक्वल टू ओमेगा एल, और यहाँ पे हमारा देखिए कैपेसिटेंस जो है हमारा सॉरी, ठीक है, तो हमारा क्या 1 अपॉन ओमेगा सी। और जो इम्पिडेंस है हमारा, जो सर्किट जिसमें हमारा तीनों कंपोनेंट लगे हुए थे बच्चों, तो उसका इम्पिडेंस ये आएगा। तो ठीक है, और बाकी देखिए ठीक, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी बच्चों। तो पहला हमारा क्या है कि आरएमएस वैल्यू आर टिपिकली यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल एसी मेजरमेंट, ठीक है। तो जब हम लोग आरएमएस वैल्यू कब यूज करते हैं बच्चों, देखे थे हमने दो, हम लोग सर्किट लेते हैं, एक एसी सर्किट होता है, एक डीसी सर्किट होता है, उसमें हम लोग हीट के फॉर्म पे हम लोग यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस कैलकुलेट करते हैं, टिपिकली यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल एसी मेजरमेंट। तो जो भी एसी मेजरमेंट है उनके प्रैक्टिकल यूज होता है। सेकंड पॉइंट है इन प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट नो पावर इज डिसिपेटेड, वाटलेस करंट, ठीक है, मतलब कि जो प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव, मतलब जिसमें या तो कैपेसिटर लगाओ या तो इंडक्टर लगाओ, तो उस केस में पावर क्या होगा, डिसिपेटेड हो जाएगा, ठीक है, नो पावर, मतलब कोई पावर का डिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट ऑकर्स ओनली व्हेन बोथ इंडक्टेंस, अभी हमने देखा कि जब हमारा रेजोनेंस का केस था बच्चों, तो हमारा जो यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है, देखिए रेजोनेंस कब होगा, जब हमारा आरएलसी सर्किट में ये भी हो, प्रेजेंट हो, बट क्या हो बच्चों, बट इस क्या होगा, इस दोनों का एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो जाए। जो लास्ट का हमारा पॉइंट है बच्चों, देखिए ट्रांसफार्मर्स आर हाईली एफिशिएंट 95% और मोर एंड क्रूशियल फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, जो क्या करता है,
कि ट्रांसमिट करता है। देखिए ट्रांसफार्मर से सप्लाई होता है सभी जगह, हम लोग के घर में लाइट एसी सिग्नल है ना, एसी सप्लाई, तो ट्रांसफार्मर हम लोग स्टेप अप वहां पे यूज करते हैं ताकि क्या होता है बच्चों, उससे पावर लॉस कम होता है और ज्यादा इफिशियंसी होता है। देखिए जितना ज्यादा आउटपुट देगा उतनी ज्यादा उसकी इफिशियंसी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बच्चों ये चैप्टर था हमारा, और आई होप कि आपको बहुत समझ आया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग देखिए अल्टरनेटिव करंट में इतना ही कुछ है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करते रहिए, एकदम अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।